Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, let's start this lecture number 29, and you are welcome in this third session on MS Project 2007 training. And this session is the last seminar of this course, and we are into lecture number 29, and we need to complete 3 more sessions on this training. After that, we have completed 2 sessions on this very software. Before we proceed further, let's have the summary of the previous lecture. So in previous lecture, we had discussed about time scale. जब हमने सारे प्रेसिडेंसेस जो थे वो डाल दिए थे, और सारी नेटवर्क के जो हमारी डिफाइन एक्टिविटीज़ जो हमने पहले लेक्चर में किया था, और मेजर टास्क एंटर किए थे और माइनर टास्क एंटर किए थे, जब हम दूसरे में आए थे तो हमने बेसिकली फिर उसके ऊपर हमने देखा था कि कौन सी चीज़ें हमारी किस पे डिपेंडेंट हैं, तो उसके ऊपर हमने उनका रिलेशनशिप डिफ़ाइन किया था। और रिलेशनशिप डिफ़ाइन करने के बाद हमने उनकी देखा था कि वो शेप जो है या जो गैंट चार्ट है वो बहुत बड़ा हो गया है, तो हमने उसको एडजस्ट करना सीखा था थ्रू टाइम स्केल थिंग। और उसके बाद फिर हमने ड्यूरेशंस का सीखा था कि किस तरह हम ड्यूरेशंस जो हैं वो देख सकते हैं, और कैसे वो जो ड्यूरेशंस कैसे इसमें हम डालते हैं, और कैसे हम लैग और लीड जो है उसका कंसेप्ट कैसे हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जब हम लैग और लीड का कंसेप्ट हमने कर लिया था, तो उसके बाद हमने देखा था कि एक टास्क का जो इन्फॉर्मेशन डायलॉग बॉक्स है, कि किसी भी टास्क को अगर आप डबल क्लिक करते थे तो साथ ही उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाती थी, और डिफरेंट तरह की इन्फॉर्मेशन जो है कि वो उस टास्क का नाम क्या है, उसकी ड्यूरेशन क्या है, उसकी परसेंटेज कंप्लीशन क्या है, उसके क्या रिसोर्सेज उसके साथ अटैच हैं, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो टास्क के कौन कौन से जिनके ऊपर ये डिपेंडेंट है, और क्या लैग्स हैं वो भी दिए होते हैं। इसके अलावा जो हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स हैं जो कि 8 तरह के होते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट हमारे जो कॉन्स्ट्रेंट है वो एज अर्ली एज पॉसिबल का होता है। तो फिर माइलस्टोन और इस तरह की चीज़ें हमने देखी थी, डेडलाइंस देखी थी, लेकिन अभी हम इवेंचुअली उसको देखेंगे फर्दर, थोड़ा सा करके देखेंगे, और कुछ कस्टम फील्ड्स हैं और कुछ दूसरी बातें थी। और उसके बाद एंड ऑफ द कोर्स हमने WPS चार्ट प्रो को इंस्टॉल करना सीखा था, और इंस्टॉल करके हमने बेसिकली एक प्रोग्राम जो है एक हम WPS जो है वो थोड़ा सा हमने बनाया था, जिसको हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू ओपन दैट WPS Pro and MS Project 2007 फाइल्स जो कि हमने पहले बनाई हुई थी। सो व्हाट वी विल डू इज़, सो दिस इज़ व्हाट वी हैड डेवलप्ड सो फार। और अभी अगर इसकी ड्यूरेशन देखें तो ये 233 डेज़ है, और अब हमने इसको कम भी करना है, और इसको हमने याद रखें हमने 188 डेज़ का रखा हुआ टारगेट। और इसके अलावा जो चीज़ है वो हमारे पास ये एक चीज़ चल रही थी, जिसको अब हम थोड़ा सा रिफ़ाइन करते हैं, और फिर हम इसके ऊपर फर्दर चले जाएंगे। अगर हम लैंड एक्विजिशन का देखें तो लैंड एक्विजिशन के नीचे हमने 3 जो हैं वो रखे थे, और अब हम सेलेक्ट के हम बेसिकली करना ये चाह रहे हैं कि सेलेक्ट के नीचे हम फर्दर 2 चीज़ें जो हैं वो जो है वो 2 और टास्क जो हैं सिलेक्शन के नीचे, या 3 टास्क हम करना चाह रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हम करना चाह रहे हैं सर्वे, और उसके बाद जो चीज़ हम करना चाह रहे हैं वो ये है कि हम
जब इंफॉर्मेशन गैदरिंग करेंगे, इंफॉर्मेशन गैदरिंग और इस वाले जो टास्क को हम याद रखें, जब मैंने आपको बताया था कि माउस बटन के साथ माउस का कंट्रोल दबा के व्हील माउस बटन, और आपने इसको सिलेक्ट नहीं करना, इस 0 को सिलेक्ट नहीं करना, इस 1 2 14 को आपने 1 to 14 को नहीं करना। ये न्यू टास्क जो है इसको आपने करके इधर आपने टाइप करना शुरू कर देना है। एक तो ऑप्शन ये है कि आप यहाँ चले जाएं एड्रेस बार में और इसको बैक स्पेस करके ख़त्म कर दें और इसकी जगह आप लिख दें डिसीजन। इसी तरह अगर हम पेमेंट्स की बात करते हैं तो पेमेंट्स के अंदर हमें हम बेसिकली अगर जब नीचे अब एरो का हमने टास्क बिलो किया है तो उसने क्या किया है कि इसका सब ऑर्डिनेट बना दिया है, लेकिन हमें जो सब ऑर्डिनेट चाहिए है वो 1.1.2 का चाहिए, तो इसको हम कंट्रोल Z करेंगे। कंट्रोल Z करने से वो डिलीट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि इसको करके इसको थोड़ा सा हम ओके। अब हमें क्या करना है कि पेमेंट का बनाना है सब ऑर्डिनेट, तो हम राइट करेंगे और फिर इसको सिलेक्ट करके जो नया बना है टास्क इसके अंदर हम पेमेंट्स जो है वो उसमें हम लिखेंगे नेगोशिएशन, नेगोशिएशन के बाद डाउन एरो के साथ एग्रीमेंट और फिर डिपार्टमेंटल। तो ये हमारे आ जाएंगे। पोजेशन के अंदर हमें बेसिकली लेट्स से हम इसको भी दो पार्ट्स, दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं कि सर्वे एंड पोजेशन, फिजिकल पोजेशन। फिजिकल डिमार्केशन कर लेते हैं, फिजिकल डिमार्केशन। तो अब ये हमारा लैंड एक्विजिशन का फर्दर वर्क पैकेजेस आ गई। डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के अंदर इसको हम दो चीज़ों में डिवाइड कर लेते हैं, और एक है आर्किटेक्चरल डिज़ाइन या आर्किटेक्चरल कैलकुलेशंस और डिज़ाइन, ठीक है, एंड इसके बाद ड्राइंग्स। और स्ट्रक्चरल को हम इसी तरह दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक आ जाएगा स्ट्रक्चरल एनालिसिस और फिर स्ट्रक्चरल डिज़ाइन और फिर हम इसको कर देंगे एंड स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स। लेआउट डिज़ाइन के अंदर हम इसको भी हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। लेआउट के अगर हम लिखेंगे लेआउट में क्या क्या हमारे टास्क आ सकते हैं, हम लिखते हैं लॉन्स, मेन कवर्ड एरिया प्लानिंग एंड ग्रीन एरिया प्लानिंग। उसके बाद एक्सकवेशन का हमने किया था, एक्सकवेटर अरेंजमेंट था, लेआउट था, और फिर यहाँ से एक्सकवेशन एक्टिविटी।
उसके बाद फाउंडेशंस की अगर हम बात करें तो इसको भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट में। पहले हम जब फाउंडेशंस की बात करते हैं तो हम टर्माइट प्रूफिंग करते हैं, टर्माइट प्रूफिंग, और प्रूफिंग की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, और टर्माइट प्रूफिंग के बाद हम लेवलिंग कर लेते हैं एक्सकेवेशन की, और लेवलिंग एक्सकेवेशन करने के बाद हम जो भी है कि लीन कंक्रीट जो होती है वो ले कर लेते हैं, और लीन कंक्रीट के बाद excavation, termite proofing, and then we will have brickwork foundation, और फिर हमारा आ जाएगा डीपीसी का। डीपीसी को अंदर हम दो एक्टिविटीज़ बना लेते हैं डीपीसी की, प्रिपरेशन और शटरिंग एंड एग्जीक्यूशन। और ब्रिक वर्क का अगर हम देखें तो इसको हम इसके भी कुछ हम कर लेते हैं, ब्रिक वर्क अप टू ब्रिक वर्क अप टू 3 मीटर, और फिर हम कर लेते हैं ब्रिक वर्क अबव विंडोज लेवल, इसको भी हम विंडोज लेवल कर देते हैं अप टू विंडोज लेवल। ओके, तो रूफिंग के 2 आ जाएंगे, और रूफिंग के अंदर आ जाएगा शटरिंग, फिर आ जाएगा कंक्रीटिंग, और फिर इसमें आ जाएगा क्योरिंग, और फिर आ जाएगा ओपनिंग ऑफ फॉर्म वर्क। सो प्लास्टरिंग का और फ्लोरिंग का मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब हम इलेक्ट्रिक वर्क्स की और प्लम्बिंग वर्क्स की जो हैं वो कर लेते हैं। कंड्यूटिंग, conduiting, and then we can have piping, and then we can have wiring, and then we can have fixtures। इसी तरह इसका आ जाएगा कंड्यूटिंग और पाइपिंग एंड फिक्सचर्स। सो और यहाँ हमें बेसिकली एक और जो है वो करना पड़ेगा। इस जगह अगर हम देखें तो हमें फिनिशेस और इसको हम स्प्रेड कर सकते हैं फर्दर डोर्स और फिक्सेशन ऑफ doors and windows, and then whitewash, and then we can have paints, and then we can have lawns, etc. So now this has been done something like a good WBS. Let's see how does we can. Okay, so this is the thing we had developed. Okay, so अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये बेसिकली
this work package or this control account is divided into so many subordinates, 3 subordinates, and these subordinates are further divided into so many things. So this is a beautiful example of one decomposition. We can have different views in WBS Pro. So one is critical path view. So this is, you can see, so what is happening over there. So the project, the control accounts, and the work package level, that has been shown, but the activities are shown in just a list. And then we can have another view, flag view. So we can have such view just like that. Then we can have hours and cost views. So over there we don't have any effort and cost attached, but we can after filling the cost, we will see if what we can have over there. Then planning view, simply just the boxes, and that's it. There is no further detail over there. And then planning view 2 with days and stuff like that, and durations. And then we can have progress view. So ID is there, and percentage of progress is there, and total progress is there. So we can use so many views over there, and we can have progress marks and project summary task, and we can go and progress marks. So we can use all these options in view, and then we can use chart settings. So in chart settings, calculate multiple critical paths. We can set that tasks are critical if slack is less than or equal to 0, and we can select that. Show unknown dates as, and currencies we are using simple R, but we can use simple like rupees as well. So this may be the reason. And start date is not fixed, but we will be having a date over there. So we can change the title, subject, author, and keywords, and OK. So then we can have, like, for any task over there, shuttering, we can double click and we can have the information just like that, the task information dialog box in MS Project 2007. So the shuttering duration we can enter, percentage complete, WBS code is there, the cost is there, work is there, start, finish, and constraint types are there. So, and then custom, we can add different things like flags, so we can, and hyperlinks, we can do that. So these are few options we can play with while we are doing task information, insert task left, right, and then we can have different views, and over there we can create even a new view, right? So we can, if we do this thing, and let's have this view, and we can actually import or export views over there as well. So if we can do this view thing, and we can have whatever view we would like to have, and we can even create our own views. We can import and export things and stuff like that. But now we are going for, so show only summary tasks. We can have this option. Show all subtasks. We can have show only focus. We can focus on something, and view, and we can have focus on that, and we can unfocus that. So these are few things which we can do with that, and there are toolbars which are over there. So after creating that, now the beauty is there is an option over there. So what we can do is we can have different views of
list all in 2 columns. So if we select this, and we can have just like that in 2 columns, and then we can have 2 column style just like that, and then we can have 1 column style, and then we can have different and then we can use this. There are so many options we have over there, and then we need to do like we can select this thing as center, right and left, so we can do this thing as well. And then we can choose the views from these buttons, next view, next view, next view. We can choose any of these. So and then we can show subtask, hide subtask, show all subtasks, and focus, and show only summary tasks. So there are so many options we have. So now we are having something like that, and now there is a point why this software is being used in the training session for MS Project 2007. Now the answer is this: we need to click this only one button, and that is go to project. Go to project, and we'll see if what happens. So we need to click this button, go to project. Simply when I click it, it will be asking me something. Dialog box is prompted, and this is actually asking, and this WBS chart is currently self-contained. Transferring it to Microsoft project involves creating and saving a new Microsoft project plan, an MPP file. All task, resources, and project information from this WBS chart will then be stored in the Microsoft project plan, and this WBS chart will become linked to Microsoft project plan. So what I need to do is I will say OK, but before that let me save this thing. Sorry. Okay, save. I have already saved it, and then I click this go to project. Okay, and desktop, I need to save one Microsoft project. So I will say ComSats virtual training MS and virtual MS training through WBS. I have given one name. You can give your name, the name of your choice. You can select any name. Okay, and save. When you save it, something is happening. Something, there is a busy sign over there for this button, and it will be doing okay. So something has happened over there. And the thing is, it has created something for us. I mean, with a click of button, we can have this stuff done for us. So there is no point if we keep working for what is we need to type over there, adding rows and stuff like that, and major and minor, and setting, indenting and outdenting. So this is beautiful. This is so easy now. And when so this is done, and I can save this thing, and then I can close this thing. So when I close, okay, I have one project which we were actually developing that, and over there we had. So in similar fashion, while your system has already been installed with MS Project 2007 and WBS Pro, and you have done that, आपके पास दोनों installed हैं. So अब एक बटन और आपके पास आ गया WBS Chart Pro का, Go to WBS Chart Pro. तो इस चीज की, जिसकी आपने ड्यूरेशंस भी डाली हुई हैं, 23 डेज आप देख लें, ठीक है, स्टार डेट्स हैं, सब कुछ सारी डेट्स डाली हैं. तो क्या ये इसका WBS बन सकता है? जिसका WBS से आपका प्रोजेक्ट प्लान की एंट्रीज हो गई हैं. सो लेट्स सी, वी क्लिक दिस, बट बिफोर दैट आई क्लोज द WBS.
yes or no, and then I click go to WBS. Okay, so this is what I have already done, and let's shift to critical path view 2, and over there we can see, okay, so whatever we had done in MS project, so just a click, and over there you can see that. So construction of a house is taking to 33 days, and civil works is like taking 166 days, and so few of the boxes are with blue thing and other are with red thing, red background and blue background. What is the reason? We see that what is the reason over there for this, but then we should be able to appreciate the convenience we can have with these two tools, and we can actually have very good idea by adjusting the size, and we can have a file printed, and print preview is just like that, and we can set up not just to one page, and okay, and if we, so now you can have this thing, and then page setup, and let's have page size like A3 paper, A3, okay, so with A3 we will have such thing over there, and we can adjust that such things. We can have the fields कि किस चीज़ पे, सो पहले पे नाम आ रहा है, ड्यूरेशन आ रही है, परसेंट कंप्लीट आ रहा है, स्टार्ट और फिनिश डेट्स आ रही हैं, और जिस तरह कि मैंने बताया कि हम अपना भी डिज़ाइन कर सकते हैं इसके अंदर WBS का पैटर्न व्यू, तो उस पर भी आ सकता है. So in this fashion, if we have this WBS chart printed, and we can have this thing on our board, and every team member is having that, so now visibility will be increased for our team. So this is the beauty of this system. I used to appreciate this tool very much, and I hope you will like this thing as well. Now we need to go to project, and ये वो हमारी चीज़ है जिसको हमने already develop किया हुआ है. क्या रिलेशनशिप्स हमारे उधर इसी तरह हो रहे हैं रिफ्लेक्ट? सो लेट्स सी कि हमारी जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी इस तरह हमने जिस तरतीब से की हैं उसी तरतीब से वो यहाँ मौजूद हैं. लेकिन इसके अंदर जो इशू होता है WBS के अंदर कि वो रिलेशनशिप जो है वो शो नहीं करता, जो कि बड़ा लॉजिकल है. रिलेशनशिप फिर कहाँ शो होते हैं? रिलेशनशिप शो होते हैं नेटवर्क डायग्राम के अंदर. तो नेटवर्क डायग्राम बनाने के लिए क्या हमारे पास कोई टूल है? सो लेट्स सी, और फिर देखते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं. सो ओवर देयर इसके ऊपर हम फिर बात करते हैं, और अब हम देखेंगे कि हमारी प्रेजेंटेशन के अंदर क्या चीज़ इस टाइम अवेलेबल है. सो नाउ वी हैड डेवलप्ड WBS, fresh WBS, and then we were able to create that WBS in WBS Chart Pro, and we have learned that is very simple. Only 4 buttons are there. We can use them, and we can create a very good WBS chart with us. And this WBS chart can be shifted to MS Project, and MS Project can be shifted in WBS chart with this very good summary report, and this is how these things work. Now let's continue with the training on MS Project and see, let's see how can we increase our things. So what we need to do now is we need to introduce milestones in our project and deadlines, and we need to understand the constraints and task relationship we have done, and we need to insert recurring task, and we need to introduce lag and lead times, and we need to talk on resources, list and add them to the task. So let's start with the milestones. So milestone का बारे में आपको पता है कि माइलस्टोन के बारे में हम जानते हैं कि माइलस्टोन जो होते हैं ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी ड्यूरेशन वगैरह नहीं होती, जो सिर्फ और सिर्फ एक इंडिकेशन के लिए होते हैं. लेकिन हमारे MS प्रोजेक्ट के अंदर हम
अपने प्रोजेक्ट की किसी भी एक्टिविटी को एक माइलस्टोन डिक्लेयर कर सकते हैं। हम कहते हैं कि जो हमारा पोजेशन है एक दिन का, इसको हम एक माइलस्टोन डिक्लेयर करना चाहते हैं, और उसके बाद जो हमारा है टीपीसी है, इसको हम एक माइलस्टोन डिक्लेयर करना चाहते हैं, और उसके बाद जो हमारी वाइट वॉल या पेंट्स हैं, इनको हम एक माइलस्टोन डिक्लेयर करना चाहते हैं। माइलस्टोन होता क्या है, माइलस्टोन की डेफिनेशन क्या है? अगर हम लिटरेरी मतलब लें, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के मतलब नहीं, लिटरेरी मतलब, तो एक ऐसा पत्थर होता है जो हमें ड्यूरेशन बता रहा होता है, या जो हमें फासला बता रहा होता है कि कितना फासला हमारी मंजिल से दूर रह गया है। उसकी क्या अहमियत है कि जब हम अगर हम निकले हैं इस्लामाबाद से और हमने लाहौर जाना है, तो पहले जो साइन बोर्ड आएगा वो हमें बताएगा कि लाहौर 350 किलोमीटर है, और जब हम थोड़ा सा आगे चले जाएंगे और जब हम 50 किलोमीटर ट्रैवल कर लेंगे तो वो हमें बताएगा कि हमारे पास 300 किलोमीटर रह गया है, और फिर जब हम 200 किलोमीटर कर लेंगे तो वो हमें बताएगा, एक माइलस्टोन आएगा, वो बताएगा कि 150 किलोमीटर। हर आने वाला माइलस्टोन हमारे फासले को कम बताता है। ये बेसिकली इंसान की एक फितरत है, या इंसान की एक रिक्वायरमेंट है, या इससे वो प्लेयर लेता है नफ्सियाती तौर पे, कि जब वो मंजिल के पास जा रहा होता है तो ये उसको कंफर्ट देता है, उसको प्लेयर देता है। सो माइलस्टोन जो है वो एक तरह से गाइड भी होता है और एक तरह से कंफर्ट भी दे रहा होता। माइलस्टोन वहीं पड़ा रह जाता है, सिर्फ और सिर्फ वो मोरल बूस्टिंग के लिए काम आता है, और वो जो पत्थर है या जो वो साइन बोर्ड है वो वहीं का वहीं लगा रह जाता है, मुसाफिर उससे आगे गुजर जाता है। यही हाल हमारे माइलस्टोन का है जो कि हम अपने पैकेजेस के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो जिस तरह हमने पहला पोजेशन को अगर माइलस्टोन करना है, तो ना तो इससे हमारी ड्यूरेशन पे कोई फर्क पड़ेगा, ना ही हमारी किसी और चीज के ऊपर फर्क पड़ेगा, सिर्फ और ना ही इस ड्यूरेशन के ऊपर फर्क पड़ेगा जो एक दिन की है। तो जब मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन थी एडवांस्ड की। सो एडवांस्ड के अंदर जब मैं जाऊंगा तो यहाँ मेरे पास एक ऑप्शन है, सो आई डू दिस, आई नीड टू गो इनटू इंफॉर्मेशन डायलॉग बॉक्स ऑफ पोजेशन। एक ऑप्शन क्या है, कैसे मैं जा सकता हूँ यहाँ? एक तो यह है कि मैं पोजेशन को डबल क्लिक कर दूं तो डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। दूसरी ऑप्शन यह है कि मैं यहाँ से ये जो टास्क इंफॉर्मेशन इसको क्लिक कर दूं तो फिर भी डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, या फिर मैं शिफ्ट F2 प्रेस कर दूं तो फिर भी मेरा डायलॉग बॉक्स टास्क इंफॉर्मेशन का खुल जाएगा। इसको हमें खोलना हमने बात की है, इसको आता है हमें। और यहाँ एडवांस के बटन में एक ऑप्शन है मार्क टास्क एज माइलस्टोन एंड वी नीड टू क्लिक दैट। जब हम इसे क्लिक करते हैं तो क्या होगा, कोई चीज नहीं फर्क पड़ी, सब कुछ वैसे का वैसा, बट ओवर देयर we have something has done, that is this diamond over there। ये जो डायमंड है ये हमने देखना है कि इसके साथ क्या हुआ। so let's see what happens। okay, so this diamond has been there। अब ये जो डायमंड है ये बेसिकली क्या चीज शो कर रहा है, पहले एक सिंपल पॉइंट था और अब हम ये डायमंड बन गए। तो ये जो डायमंड है, ब्लैक डायमंड है, ये बेसिकली हमारा माइलस्टोन को जाहिर करता है, ये सिर्फ एक माइलस्टोन को। सो ब्लैक डायमंड इज दैट माइलस्टोन जो कि हमने प्लान किया है। और अगर ये वाइट हो जाए तो इसका मतलब होता है ये मिस्ड माइलस्टोन है। जब हम ट्रैकिंग में जाएंगे और हमने एक माइलस्टोन क्या सेट किया है कि हमें 8 अगस्त तक पोजीशन लेना है, और अगर 8 अगस्त तक हम नहीं लेते तो हमारा ये माइलस्टोन मिस हो जाएगा और इसका वाइट हो जाएगा। तो यहाँ मेरा ये सवाल है कि वो प्रोजेक्ट मैनेजर जिसके शेड्यूल में बहुत ज्यादा वाइट डायमंड्स हों, वो अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर होगा या बुरा प्रोजेक्ट मैनेजर होगा?
तो वो एक इनएफिशिएंट प्रोजेक्ट मैनेजर गिना जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइड माइलस्टोन है, क्योंकि या तो उसने प्लानिंग ठीक नहीं की, शुरू में बड़ी एम्बिशियस प्लानिंग की है, और अगर प्लानिंग अच्छी की है तो अब उसकी जो है कंट्रोल जो है और जो उसकी मॉनिटरिंग है वो अच्छी नहीं है, जिसकी या उसके रिस्क बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उसने रिस्क मैनेजमेंट अच्छी नहीं की है, तो जिसकी वजह से उसके इश्यूज आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली अकाउंट फॉर करती हैं। ओके, लेट्स कंट्रोल जी, अ लॉट ऑफ कंट्रोल जीज, क्योंकि हमें व्यू वही चाहिए है जो हमारा पहला व्यू था और वो काफ़ी एडिक्वेट व्यू था। ओके, सो दिस वाज द व्यू जिसके ऊपर हमने किया था। ओके, अब जो दूसरा हमें माइलस्टोन चाहिए है, जिसके ऊपर आपको पता है कि जो लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ हैं कि जो मेजर हमारी जो पेमेंट्स होती हैं वो डीपीसी लेवल पे होती हैं। तो डीपीसी को डबल क्लिक करें और इसको भी मार्क टास्क एज माइलस्टोन, और इसका भी एक माइलस्टोन जो है वो आ गया, जिसकी साथ डेट भी आ गई कि 10वें महीने की 9 तारीख अक्टूबर की 9 तारीख तक हमने इसको भी कंप्लीट करना है। और उसके बाद जो हमने कहा था कि पेंट्स जो हैं हमारे, इसको माइलस्टोन करेंगे। अब इसको डबल क्लिक करें एंड मार्क टास्क एज माइलस्टोन इन एडवांस टैब, तो इस तरह हम इसको भी सेट कर देंगे माइलस्टोन, और ओवर देयर वी कैन हैव दिस थिंग। अब इसको भी माइलस्टोन हमने डिक्लेयर कर दिया। सो ये सारा हमने जो है वो माइलस्टोन्स अब हमारे जो है वो प्लांट हो गए हैं, जो कि ब्लैक डायमंड से शो हो रहे हैं। जो दूसरी चीज हमने देखी थी वो था डेडलाइन डिक्लेयर करना। डेडलाइन डिक्लेयर कैसे की जाती है? अब हमें इस वक्त पता है कि हमारा जो सिविल वर्क्स हैं या कह लें कि जो डिज़ाइन है, हम इसकी पहले डेडलाइन तय करते हैं कि इस वक्त अगर हम बात करें इसकी, तो इसकी कोई डेडलाइन डिक्लेयर नहीं है और ये ख़त्म हो रहा है 3/9 को, यानी कि 3 सितंबर को हो रहा है। तो हम इसकी डेडलाइन कर देते हैं यहाँ से फिक्स। सो व्हाट वी विल डू इज़ कि ये एक्टिविटीज़ पे भी किया जा सकता है और ये समरी टास्क पे भी किया जा सकता है। डबल क्लिक करेंगे और यहाँ एक ऑप्शन है, जब नीचे था मार्क टास्क एज माइलस्टोन, अब हमने माइलस्टोन नहीं करना, हमने डेडलाइन करनी है। सो डेडलाइन एंड ड्रॉप डाउन, और हमने इसको करना है 5 सितंबर। सो फ्राइडे को हमने डेडलाइन दे दी इसको। ओके, जब हमने इसे ओके किया तो आप देखेंगे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन यहाँ कंट्रोल सी हम एक और काम करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा डेडलाइन दूर देते हैं ताकि आपके लिए वो विजिबल हो। सो हम कहते हैं कि 3 तो उसकी है ना जो प्लान्ड है, अब हम इसे दे देते हैं 15th, यानी कि 15 ये वो डेडलाइन है जो क्लाइंट की तरफ से है। अब हम 3 पे कर रहे हैं लेकिन क्लाइंट को भी हमें मद्देनजर रखना है। तो ये देखें साथ ही एक डाउन एरो आ जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ठीक है, आप अपने प्रोजेक्ट को जब भी कंप्लीट कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, आप कर लें, लेकिन एक डेडलाइन उसकी है जो कॉन्ट्रैक्चुअल है, किसी भी सूरत में आपका प्रोजेक्ट उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ये एक वाइट डाउन एरो जो है ये एक उसका इंडिकेशन है कि आपने ये वो हद है जिसको आपने क्रॉस नहीं करना है। तो इसी तरह एक और हम डेडलाइन दे सकते हैं, जिस तरह के हमारे सिविल वर्क्स की हम या फ्लोरिंग की हम दे लेते हैं कि फ्लोरिंग का अगर हम देखें तो 23/4 है और हम इसको 25 कर देते हैं। सो द डेट इज 23 अप्रैल। सो 23 अप्रैल 2015, 23 एंड 25। सो 25 तक इसे कंप्लीट आपने करना है। और अब हम देखते हैं कि ये कहाँ हुआ है इसका माइलस्टोन या इसकी डेडलाइन, ओवर देयर, ये आप देख सकते हैं। तो 2 हमने डेडलाइंस जो हैं वो अपनी टीम को दे दी हैं कि क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है और उस हिसाब से अब हम देखेंगे। सो ये अब हमारी माइलस्टोन्स की बात होगी, कंस्ट्रेंट्स की हमने बात की थी, डेडलाइंस की बात हो गई, टास्क रिलेशनशिप हमने करने सीख लिए हैं।
अब एक ऐसा टास्क होता है जो कि हमारा बार बार हम उसको कर सकते हैं, लेकिन इसको हम फिर देखेंगे और लैग लीड टाइम्स हो चुके हैं। और अभी हम सबसे पहले देखेंगे कि कैसे हम क्रिटिकल पाथ कैसे लगा सकते हैं। इसको हम क्रिटिकल पाथ करना जो है वो सीखते हैं। इस वक्त हमें कोई पता नहीं चल रहा कि हमारा क्रिटिकल पाथ कहाँ से गुजर रहा है, तो अभी हमें ये बेसिकली सारा एप्रीहेंड करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में जाके यहां एक ऑप्शन होगी गैंट चार्ट विज़ार्ड। गैंट चार्ट विज़ार्ड को आप क्लिक कर दें। जैसे क्लिक करेंगे यू विल हैव सच स्क्रीन, जो कि आपके सामने आ गई है। उस पर लिखा होगा वेलकम टू गैंट चार्ट विज़ार्ड। So this wizard formats your Gantt bar chart to look exactly the way you want it. So अब आप इसको next कीजिए। जब इसको next करेंगे तो अब आपने what kind of information do you want to display in your Gantt chart? Standard information या critical path की information या baseline की, किस तरह की हम critical path चाह रहे हैं। So critical path and next. So what task information do you want to display with your Gantt bars? Resources and dates, resources, dates and none. We select none, or we can select 9 dates. Dates, okay. And then next. Do you want to show links between dependent? No करेंगे तो वो जो हमारे arrows हैं वो खत्म हो जाएंगे, otherwise हमारे arrows दिखते रहेंगे। Yes. And next. And then we click format it. जैसे हम फॉर्मेटेड करते हैं और एग्जिट विजिट करते हैं, यू विल सी कि हमारी जो समरी बार्स हैं वो सारे काले हो गए, जो हमारा ग्रीन था जो हमने पहले भी किया हुआ था, और जो हमारे कुछ बार्स हैं वो रेड हो गए और कुछ हमारे ब्लू हैं। तो जो बार हमारे रेड हो गए हैं वो एक हमारे क्रिटिकल पाथ के ऊपर हैं, ठीक है, और बाकी जो हैं वो ब्लू जो हैं वो हमारे नॉन क्रिटिकल पाथ के ऊपर हैं। यहाँ तक हमने कर लिया। और अब हम एक और चीज़ जो इसमें करेंगे कि क्रिटिकल पाथ जब मार्क हो जाता है तो हम इसकी ड्यूरेशन चाह रहे थे कि ये 233 से कम हो जाए। तो क्रिटिकल पाथ करना अब हमें आ गया। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ इस चीज़ को। अभी इस तरह की शक्ल थी, Ctrl+C किया मैंने, फॉर्मेट, गैंट चार्ट विज़ार्ड, नेक्स्ट। And what kind of information do we want to display? Critical path, next, dates, next, yes, next, format it and exit, and we will have a critical path. अब जो हमारी ड्यूरेशन निकलती है, क्रिटिकल पाथ अगर आपने प्रॉपर उसको पढ़ा होगा तो क्रिटिकल पाथ हमें क्या देता है? क्रिटिकल पाथ हमें टोटल ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट वो डिफाइन करता है। तो हम बेसिकली जब क्रिटिकल पाथ से टोटल ड्यूरेशन निकलती है, तो अगर हम क्रिटिकल पाथ के ऊपर कुछ ड्यूरेशंस कम कर दें तो क्या होगा, हमारी टोटल ड्यूरेशन कम हो जाएगी। अगर मैं नॉन क्रिटिकल पाथ के ऊपर एक्टिविटीज की ड्यूरेशन कम करता रहूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मसलन एक हमारी एक्टिविटी है दिस वन, फ्लोरिंग। अब इसके ऊपर 30 दिन हमारी है ड्यूरेशन इसकी, और टोटल ड्यूरेशन 233 है। अब मैं इसे 25 कर देता हूं, 25 किया, ये ड्यूरेशन टोटल चेंज नहीं हुई और यहां इसकी लेंथ जो है वो कम हो गई है, लेकिन टोटल ड्यूरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मुझे बेसिकली क्या करना है, मुझे कम किसको करना है, मुझे उस एक्टिविटी को कम करना है जो कि क्रिटिकल पाथ के ऊपर है। सो क्रिटिकल पाथ के ऊपर क्या है, जैसा प्लास्टरिंग है, तो मुझे प्लास्टरिंग को कम करना है। प्लास्टरिंग को मैं करता हूं 35 डेज के अंदर। जब 35 डेज पे करूंगा तो मेरे 10 दिन जो है वो कम हो गए, और इसको मैं और मैं अच्छे सब कॉन्ट्रैक्टर लगाता हूं और उनको मैं टास्क करता हूं 25 डेज का, तो इससे मेरी ड्यूरेशन कम होकर 213 पे आ गई है। इसके बाद जो फर्दर जिसको मैं कम कर सकता हूं, रूफिंग को मैं कम नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरा फिजिकल कॉन्स्ट्रेंट है, 28 दिन के लिए मुझे इसको रखना है। जो ब्रिक वर्क है उसके अंदर मैं रिसोर्सेज बढ़ा देता हूं, और जब मैं रिसोर्सेज बढ़ाता हूं तो इसको मैं कम करके 25 पे लेके आ सकता हूं।
जब 25 पे किया तो ये 203 दिन रह गए। अब एक्सकवेशन जो है इसको मैं अब 4 दिनों में ख़त्म करता हूँ, 4 डेज। और जब मैं इसको 4 डेज में ख़त्म करता हूँ तो मेरी ड्यूरेशन 200 डेज हो गई। अब फर्दर हम देखते हैं कि कहाँ से ख़त्म किया। लॉन्स को मैं क्योंकि स्टार्ट में ही शुरू कर लूँगा तो मैं इसको 35 डेज करता हूँ। अच्छा, जैसे मैंने इसको 35 डेज किया तो अब आपने देखा कि क्रिटिकल पाथ चेंज हो गया। अब क्रिटिकल पाथ कुछ और चीज़ें आ गई, फ्लोरिंग के बाद चला गया डोर्स एंड विंडोज़ के ऊपर, और डोर एंड विंडोज़ के बाद डोर एंड विंडोज़ के मैं 5 डेज कर देता हूँ और देखता हूँ कि मेरी टोटल 192 है। और इसके बाद मेरा ये वाला टास्क जो है इसके भी है, सो इसको भी मैं 5 डेज करता हूँ। और देन आई सी कि मेरा क्या क्रिटिकल पाथ के ऊपर ड्यूरेशन है, और 190 दिन, और सर्वेस के लिए मैं फिर 10 दिन कर देता हूँ। और अब मुझे 5 दिन कहीं से डिपार्टमेंट अप्रूवल को मैं पुश करके 4 डेज में, और अब 2 दिन मुझे और चाहिए हैं तो वो मैं स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर से कह के वो कम करवा लेता हूँ। तो इस तरह मैंने इवेंचुअली अपनी जो ड्यूरेशन थी 180 डेज जो है वो कर ली है, जो कि मेरी एक अचीवमेंट है। और ये चीज़ है जिसके थ्रू मैं नाउ can you see how good control I had over my plan now? I have developed a plan, और किस तरह मैं क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई किया हुआ है, और वो 233 दिन बता रहा था, जो मैंने बड़ा अच्छा खुला डुला अंदाजा लगाया था एक, और उसके हिसाब से वो कर रहा था। बट देन व्हाट आई हैव डन इज कि उसको कंस्ट्रेन किया, और 180 दिन मेरे क्लाइंट ने मुझे कह दीजिए कि 180 दिन होना चाहिए। तो 180 दिन से फिर मैंने देखा कि मैं कहाँ से कॉर्नर्स कट कर सकता हूँ, और करते करते फिर एक राशनल सा एक कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस है जो एक नॉर्मल कंस्ट्रक्शन है, उसको मैंने 6 महीने के अंदर अब इसको कम करना है, जो कि मैंने क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई करके, और उसमें से जहाँ जहाँ से फिजिकली पॉसिबल था, ह्यूमनली पॉसिबल था, वो मैंने उसको कट करके अब ये जो मेरे पास चीज़ आ गई है ये बहुत ही रियलिस्टिक फॉर्म में है। सो अब मुझे जब मैंने ये सारा काम कर लिया, अब मैं एक चीज़ जो मेरी रह गई थी वो थी रेकरेंट टास्क की, तो अब मैं उसको जो है वो करूँगा। और रेकरेंट टास्क क्या होता है कि जिस जगह आपका लास्ट टास्क हो, ये आपका पूरा वर्क शेड्यूल है। गैंट चार्ट को हम थोड़ा साइड पे कर लेते हैं। ये पूरा आपके पास एरिया है, टास्क एरिया, और यहाँ आप जो लास्ट वाला सेल है इसको आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके आपने इंसर्ट टास्क में जाना है, इंसर्ट में जाना है, जो कि मेन्यू है आपका फाइल, एडिट, व्यू, और अगर आप अपने वीडियो पे देख रहे हो तो मैंने उसको क्लिक किया हुआ। जब क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएंगी, न्यू टास्क, न्यू रिसोर्स फॉर्म, एंड थर्ड वन इज रेकरिंग टास्क। सो रेकरिंग टास्क को मैं क्लिक करूंगा। जब मैं रेकरिंग टास्क को क्लिक करता हूं सो यहां मैं रखता हूं मीटिंग्स, और इसकी ड्यूरेशन क्योंकि डेज में है तो मैं इसको रखता हूं, लेट्स से आई गिव इट अ ट्राई कि ये होता है कि नहीं। और एक हमारा अगर 8 घंटे का एक दिन हो, 8 आवर्स का, तो मुझे रखनी है 1 घंटे की मीटिंग, तो दैट विल बी 1/8 and that will be 0.125, so 0.13 day. So let's give it a try if I can. Okay, let's give it a try. 0.13 day is there, or 0.125. Let's be a bit more accurate than if we can do that. I'm not sure if we can. And weekly is the recurrence pattern. आपने रोज करनी है घंटे की मीटिंग, हफ्ते बाद करनी है, तो हमने हफ्ते के बाद, और इसका टाइम हम रखेंगे मंडे। और ये खुद ही इसने देखे कैलकुलेट कर लिया कि कब इसने खत्म करना है। 36 अकरेंसेस के बाद इसने इस एक्टिविटी को खत्म करना है, और कैलेंडर अभी इसके लिए डिफाइन नहीं है, कैलेंडर की अभी मैं बात नहीं कर रहा, कैलेंडर को हम देखेंगे। सो दिस इज सेट एंड आई क्लिक ओके, एंड व्हेन आई क्लिक ओके यू सी देयर हैज हैपेंड समथिंग। एक एक्टिविटी जिसकी ड्यूरेशन खुद ही 175 दिन है वो ऐड हो गई है, क्रिएट हो गई है। अब हमें ये देखना है
कि ये 175 दिन कहीं टोटल ड्यूरेशन में तो नहीं ऐड हो गए, नहीं जी, ये टोटल ड्यूरेशन के अलावा है। और इसका पैटर्न देखें कैसा है, इफ यू कैन सी, सो थ्रू आउट द प्रोजेक्ट ये इवेंट होता रहेगा। सो दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड रेकरेंट एक्टिविटी। और अगर आप इसके साथ देखें कि एक बटन आ गया है, सो दिस टास्क अकर्स 36 टाइम्स बिटवीन 1st of July and Monday, March 9-15। सो ये एक आपका बड़ा अच्छा ये चीज जो है वो चीज आ गई है। ओके, इसके अलावा अगर आप इस प्लस को क्लिक करें तो फिर आपकी डिफरेंट मीटिंग्स जो हैं वो सारी की सारी अटैच हैं। और इसके अंदर अगर आप देखें तो एक कॉन्स्ट्रेंट जो है वो लगा हुआ है हर मीटिंग के अंदर। मीटिंग नंबर 1, सो दिस मीटिंग हैज अ स्टार्ट नो अर्लियर देन कंस्ट्रेंट ऑन मंडे। इससे पहले ये स्टार्ट नहीं हो सकती। ये हर मीटिंग का ये है कि वो मंडे को ही होनी है, तो उसकी वजह से फिर फर्दर आगे सारा उसने। और 0.13 डेज क्योंकि इसकी ड्यूरेशन है तो टोटल ड्यूरेशन उसने कैलकुलेट की हुई है। So in this fashion we can have, why we have specified that duration, because जब हम resources assign करेंगे तो वो इसके लिए ज़रूरी होंगे। तो ये अभी हमने इसके साथ जो है recurring task एंटर करना भी देख लिया, जो कि मीटिंग्स के लिए है, उसको भी हमने करना देख लिया है। और अब हम बात करेंगे रिसोर्सेज की कि रिसोर्सेज क्या चीज़ें हैं। अगर अभी तक हम बात करें तो हमने एक्टिविटीज़ डिफाइन करनी, मेजर टास्क एंटर करने, उनके सब टास्क एंटर करने सीख लिए हैं। और अब हम देखेंगे कि उसके बाद फिर हमने रिलेशनशिप एंटर किए थे, ड्यूरेशन एंटर की थी, और खुला डुला एक जो है वो ड्यूरेशन के साथ हमने बना लिया था प्रोजेक्ट। और फिर हमने देखा था कि हमारी ड्यूरेशन, हमें बैरल कम चाहिए, लेकिन उससे पहले हमने कुछ और चीज़ें की थी। WBS किया था, WBS बनाना, फिर WBS को इंपोर्ट करना और इधर से वापस लेके जाना। एक चीज़ फिर हमने की कि हमने क्रिटिकल पाथ को लगा दिया। तो जब क्रिटिकल पाथ हमारा लग गया तो क्रिटिकल पाथ ने जा करके हमें डिफाइन करने में आसानी कर दी कि हमने कहाँ शॉर्ट करना है अपने प्रोजेक्ट को। और फिर हमने वो जहाँ जहाँ हमारी हो सकती थी पॉसिबिलिटीज़, वहाँ वहाँ जा करके हमने टाइम को कंस्ट्रेन कर दिया। और जब टाइम को हमने कंस्ट्रेन कर दिया तो उसके बाद फिर हमारा टोटल जो ड्यूरेशन थी वो फिर हमारी 180 तक आ गई। उसके बाद हमने रेकरेंट टास्क लगा दिया। और अभी तक अगर हम देखें तो माइलस्टोन्स, डेडलाइंस, कंस्ट्रेंट्स, रिलेशनशिप्स और लैग लीड, और ये रेकरेंट टास्क इन द फॉर्म ऑफ मीटिंग। इसके अलावा भी बहुत सारे रेकरेंट टास्क हो सकते हैं जो हम करना चाह रहे होते हैं। तो ये सारे हमारे क्लियर हो गए। अब एक चीज़ जो अभी हम और करेंगे वो ये है कि अब हमने 180 डेज कर लिया और हमारी ड्यूरेशन भी मोर और लेस ठीक हो गई। अब हम देखते हैं कि हमारे WBS की क्या सूरत हाल है। तो हम गो टू WBS चार्ट प्रो का बटन, अगर आपने WBS इंस्टॉल किया है तो ये फिर बटन आएगा, अदरवाइज ये बटन नहीं आएगा। और फिर मैंने ये कहा था कि इस वक्त हम 2007 यूज़ कर रहे हैं MS प्रोजेक्ट। सारी ट्रेनिंग MS प्रोजेक्ट 2007 पे हो रही है। उसके लिए जो WBS चार्ट प्रो 4.7 है ये काम करेगा, जो कि आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप वहाँ से 4.9 करें जो कि लेटेस्ट वर्जन है, वो भी 50 टास्क तक आपको सहूलत देता है। और हमारे अगर यहाँ देखे जाए तो 45 टास्क हैं, लेकिन ओके, and over there we can see that okay, one thing which has happened, जो हम फौरन देख सकते हैं कि हमारी जो मीटिंग्स हैं वो फिनिशेस का सब टास्क यहाँ डिक्लेयर हो रहा है। और अगर हम इसको क्लिक करें प्लस का तो इतनी मीटिंग्स जो हैं वो सारी इसके अंदर खाते में आ रही हैं। और हम इसको देखते हैं कि हम इसको करेक्ट कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि मीटिंग्स जो हैं वो बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट का है, ना कि इस फिनिशेस का सबऑर्डिनेट है। अब हम देखते हैं कि WBS चार्ट प्रो क्या करता है। ओके, अब देखिए मीटिंग्स को, मीटिंग्स अब 1.7 पे आ गई, यानी कि पहले
वो फिनिशेस का सबऑर्डिनेट थी, लेकिन अब मीटिंग्स जो हैं वो प्रोजेक्ट का सबऑर्डिनेट आ गई। तो इस तरह देखिए कितनी खूबसूरती के साथ इस दोनों को जब हम यूज करते हैं तो उसने कितने अच्छे तरीके से हमें बता दिया कि कैसे कहाँ हम गलती कर रहे हैं। सो लेट्स सी मीटिंग्स, और ये सारी मीटिंग्स आ गई और इनकी ड्यूरेशंस भी आ रही है और इनके टाइम और कब होनी है और कितने % हो गई हैं, ये सारी चीज़ें अब हमारे पास आ चुकी हैं। सो इन दिस फैशन वी कैन हैव दिस थिंग एंड वी विल गो टू प्रोजेक्ट एंड लेट्स सी कि हमारे पास और क्या ऐसी चीज़ है जो हमने अभी देखनी है। सो अब हमारे पास चीज़ जो आगे हमने करनी है वो है रिसोर्स लिस्ट एंड एडिंग देम टू द टास्क्स। सो रिसोर्स शीट, ये अभी तक जो हम काम करते रहे हैं ये सारा का सारा हम गैंट चार्ट व्यू के अंदर करते रहे हैं। अब हम रिसोर्स शीट व्यू में जाएंगे और उसके ऊपर हम काम करेंगे। सो इस वक्त जो व्यू है ये है गैंट चार्ट का व्यू, ये गैंट चार्ट का व्यू है। आप व्यू में जाएं, व्यू में देखेंगे आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो है कैलेंडर, गैंट चार्ट, नेटवर्क डायग्राम। अब नेटवर्क डायग्राम की भी ऑप्शन है और उसके बाद टास्क यूसेज की, ट्रैकिंग गैंट की ऑप्शन है, रिसोर्स ग्राफ, रिसोर्स शीट, रिसोर्स यूसेज, इसकी हम जिक्र कर रहे थे और बाकी चीजें हम बाद में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस रिसोर्स शीट और इस पे हम देखते हैं कि हम क्या, जैसे ही आपने क्लिक किया गैंट चार्ट यहां से गायब हो गया। ओके, गैंट चार्ट भी गायब हो गया और ये कॉलम्स भी बदल गए सारे के सारे। पहले था आपका टास्क था, ड्यूरेशन थी और इस तरह की चीजें थी, लेकिन अब यहाँ इस वक्त एक नई शीट खुल गई है जिसको अब हम डिस्कस करेंगे और यहाँ हम इसको रिसोर्स शीट बोलते हैं। व्यू में जाकर के आप, पहले गैंट चार्ट था, ये गैंट चार्ट आ गया और आप व्यू में जाके आप रिसोर्स शीट करेंगे और इसको भी मैं साइज बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखने में आसानी हो और इसका हम साइज 14 कर देते हैं। ओके, सो अब हम यहाँ देखें जो हमारे पास चीजें हैं यहाँ वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है रिसोर्स नेम, कि क्या नाम है। उसके बाद हमारे पास है रिसोर्स की टाइप। जो रिसोर्सेज हैं वो 3 तरह के होते हैं, एक वर्क है, एक मटेरियल है, एक कॉस्ट है। तो हमारा रिसोर्स किस टाइप का है ये हमें देखना है और फिर अगर वो वर्क है उसका एक मतलब है, मटेरियल का मतलब है, कॉस्ट का मतलब है। जो तो होता है वर्क, उसका मतलब है कि उसका यूनिट है पर आवर, मतलब जिस तरह हमारा एक मशीन है वो कितनी देर काम करेगी, 6 घंटे, और हर घंटे का उसका एक रेट होगा। उसकी कॉस्टिंग भी पर आवर के हिसाब से होती है, उसका जो चार्ज है वो भी 1 घंटे के हिसाब से। इसी तरह हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स है वो भी घंटों के हिसाब से चार्ज होते हैं। जबकि जो हमारे चीजें हैं जो कि जैसा मटेरियल है या जो हमारे इस तरह की चीजें हैं जो कि पर आवर के हिसाब से चार्ज नहीं होती हैं, तो उनको हम मटेरियल में लेते हैं। और इसी तरह कुछ लम सम जिनको हम चार्ज कर देते हैं उसको हम कॉस्ट के मद में लेते हैं और इसको हम डिटेल से देखेंगे। ओके, उसके बाद मटेरियल लेबल है, इनिशियल्स है, ये खुद से आ जाते हैं। ग्रुप भी हम असाइन कर सकते हैं। मैक्सिमम यूनिट्स कि वो कितने हैं, कितने लोग आपके पास हैं। अगर आपके पास 2 इंजीनियर्स हैं तो यहाँ मैक्सिमम यूनिट्स आप 100% के बजाय 200% लिख देंगे। स्टैंडर्ड रेट क्या है उनका और उसके बाद ओवर टाइम रेट क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। और कॉस्ट पर यूज कितना है। एक्रू एट, इसके भी ऑप्शंस हैं। एक्रूअल के ऑप्शन हैं स्टार्ट, प्रोरेटेड, एंड, और फिर बेस कैलेंडर जो आप यूज करेंगे तो बेस कैलेंडर हम डिफरेंट जो यूज कर सकते हैं उसके ऊपर बात आ जाएगी। सो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो कि रिसोर्स शीट के अंदर हम जिनको देखेंगे और इवेंचुअली इसके ऊपर हम काम करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि फौरन जो चीज़ हमें करनी है, एक तो इसकी हमने एक्सप्लेनेशन होगी कि जो हमारे वर्क हैं
वो बेसिकली पीपल में आ जाएंगे, मटेरियल जो एक्सपेंडिचर्स हैं, कॉस्ट आर्ली रेट और कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर, तो इस तरह की चीज़ें हमने. व्हाट इज रिसोर्स बाय द वे? एनीथिंग which is committed on project activities is a resource. So a resource is the person, equipment or material used to complete a task in a project. The resource sheet is commonly used for entering the resources. वो person भी हो सकता है, equipment भी हो सकता है, material भी हो सकता है. और resource types आ जाएंगी what, कौन सा, कब और कौन. So there are three types of resources: work, material and cost, जिसके ऊपर हमने बात की है. और resource types की अगर हम बात करें कि अगर आप ये शीट देखें, इसके ऊपर एक रिसोर्स नेम है जेनिफर लेन एंड दिस द रिसोर्स टाइप इज वर्क, यानी कि पर आवर के हिसाब से होगा. और ग्रुप इज देयर मैनेजमेंट. मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम यूनिट्स आर 100 एंड स्टैंडर्ड रेट इज $100 per hour. And overtime rate is $100 per hour, and cost use is 0, and accrue at prorated, मतलब जितना काम करेंगे उस हिसाब से वो चार्ज होगा. और कैलेंडर भी ये साइन है. इसी तरह आप देखें यहाँ एक चीज़ है 500. तो जनरल लेबर 500 मीन्स के ये 5 लेबरर काम कर रहे हैं, उनका स्टैंडर्ड रेट भी है और ओवर टाइम रेट भी है. और इसके अलावा जो चीज़ है मटेरियल की, और मटेरियल का लेबल हमें पता है, केबलिंग के कितने फुट है, और इनिशियल इज केबल, एंड स्टैंडर्ड रेट जो है वो पर फुट के हिसाब से हम देख लेंगे कि वो कितना आ जाएगा. और इसी तरह हमारा कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर है वो किस हिसाब से आएंगे. इसी तरह हमारे सर्वर हैं, प्रिंटर्स हैं. तो डिफरेंट जो चीज़ें हैं उनको हम यहाँ मटेरियल्स के अंदर एंटर करेंगे. और दिस व्यू हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड. सो ये बेसिकली आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर हम इसको जाके MS प्रोजेक्ट में देखते हैं तो ओवर देयर वी कैन हैव वेरी गुड आइडिया कि यहाँ रिसोर्स नेम का कॉलम है, टाइप है, मटेरियल लेबल है, इनिशियल्स ग्रुप, मैक्सिमम यूनिट, स्टैंडर्ड रेट, ओवर टाइम रेट, एक्रू एड, बेस कैलेंडर एंड कोड. सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि रिसोर्स शीट के हवाले से हैं. और अब हम लेक्चर क्लोज करने से पहले एक और व्यू जो देखना चाहेंगे वो है नेटवर्क डायग्राम का. जिस तरह कि हमने WBS की तो बात कर ली, जो जिसके ऊपर हमने काफ़ी डिस्कशन भी की थी. नेटवर्क डायग्राम के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन यू विल सी, और ये बहुत बड़ी है, और अभी हम इसको क्या करते हैं, कंट्रोल दबा करके और मिनिमाइज बटन जो है वो करते जाएं, और इवेंचुअली वी विल हैव ये एक हमारी नेटवर्क डायग्राम जो है वो बनी बनाई हमारे पास आ गई. और यू कैन सी कि कितनी कम्प्लेक्स नेटवर्क डायग्राम है, और हमने कितनी आसानी से इसको बेसिकली किया हुआ है. और अगर मैं इसको मिनिमाइज करूं, ओके, प्लस करके भी देखा जा सकता है, माइनस. एंड लेट्स सी दिस थिंग फॉर पेज सेटअप. पेज सेटअप के अंदर फिट टू 1 पेज एंड पेपर साइज मैं कर लेता हूं A3. Okay, and this is the whole thing, you know, कि हमने पूरी ये प्रोजेक्ट है, ये हमारे कंट्रोल अकाउंट्स हैं, ये वर्क पैकेजेस और ये फिर उनकी एक्टिविटीज़. और ओवर देयर वी कैन सी कि हमने कितनी लंबी चौड़ी एक नेटवर्क डायग्राम जो है वो हमने ड्रॉ की हुई है. सो वी कैन डू दैट नेटवर्क डायग्राम्स एज वेल विद दैट. सो this is another view we can have, and then Gantt chart view, and then a resource sheet. So what we have done over there is, let's go to the presentation. So what we have done today is we have talked about how WBS Chart Pro works, किस तरह हमने उसमें WBS बनाना है. और जब हमने वो सारा WBS बना लिया था तो कैसे हमने
उसके अंदर उसको इम्प्रूव करना है, कैसे हमने सबऑर्डिनेट्स बनाने हैं और कैसे हमने फिर उसको आगे शिफ्ट करना है। और फिर हमने एमएस प्रोजेक्ट के ऊपर शिफ्ट करना सीखा था। और जब हमने एमएस प्रोजेक्ट के ऊपर शिफ्ट करना सीखा और उसके बाद हमने जो एमएस प्रोजेक्ट के ऊपर हमने प्रोजेक्ट बनाया हुआ था उसको वापस शिफ्ट किया WBS के अंदर। वहाँ हमने देखा कि कैसा वो अच्छा काम करता है। फिर हमने माइलस्टोन इंसर्ट करना सीखे, फिर हमने डेडलाइंस इंसर्ट करना सीखी हैं और फिर हमने क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई करना सीखा है और क्रिटिकल पाथ की मदद से हमने अपने प्रोजेक्ट को शॉर्टन करना सीखा है। और उसके बाद हमने जो डिफरेंट व्यूज़ हैं, रिसोर्स शीट को हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया। नेटवर्क डायग्राम जो है, प्रेसिडेंस नेटवर्क डायग्राम बनाता है ये सॉफ्टवेयर, वो हमने देखी है। और अब हम ये करेंगे कि जो हमारा काम है उसको हम सेव करेंगे, सेव, और जो हमारा WBS है उसको भी हम सेव करेंगे और इसको हम सेव करेंगे और इसके बाद हमारी प्रेजेंटेशन। So this is what we have today. We have a summary as well. So good luck and thank you very much.